हाँ जी। अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज देवशीष पांडे एंड वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अभी तक हमने समन्स एंड वारंट्स तक की बात कर ली थी। उसके आगे का चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने देखा था किस प्रकार से पहले एक समन्स भेजा जाता है, अगर उसका कंप्लाइंस नहीं होता है तो आपको वारंट भेजा जाता है। वारंट का भी कंप्लाइंस नहीं होता है तो फिर प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट होता है। प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट में हमने देखा था कि किस प्रकार से प्रोक्लेमेशन के साथ साथ अटैचमेंट भी किया जा सकता है। और अगर 6 महीने के अंदर आपका कोई क्लेम है उसके अटैचमेंट पर, तो आप उसको क्लेम को डिस्प्यूट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती है तो आप 1 साल के अंदर सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। ये बात हमने देखी थी। इसके साथ में ही हमने देखा था कि 2 साल में अगर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर कभी भी वापस आ जाता है एंड ही हैज बोनाफाइड रीजंस व्हाई ही कुडंट कम टू द कोर्ट, तो ऐसी परिस्थिति में हम उसको उसकी प्रॉपर्टी या पैसा लौटा देते हैं। दैट वॉज विद रेफरेंस टू प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट। तो हमने समन्स पढ़ा, वारंट पढ़ा और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और प्रोक्लेमेशन और अटैचमेंट पढ़ा। ठीक है। अब एक दो सेक्शंस बीच के हम देखेंगे और उसके बाद जो बेसिक चीज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। मतलब अभी तक हम बात कर रहे थे कहीं ना कहीं किसी इंसान को बुलाने की, प्राइमरली द अक्यूज बट इन सम सेक्शंस द विटनेस। तो अभी तक हम अक्यूज या विटनेसेस को बुलाने के लिए समन्स या वारंट दे रहे थे। अब नेक्स्ट जो चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें हम किसी डॉक्यूमेंट या थिंग जो हमारे इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के लिए जरूरी है उसको किस तरीके से कोर्ट में प्रोड्यूस करवाया जाए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बट दो सेक्शंस पिछले चैप्टर के हमें पढ़ने हैं, सेक्शन 91 और 92। और उसके बाद वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। तो 91 सिंपल ये कहता है कि पावर टू टेक बेल बॉन्ड फॉर अपियरेंस। 91 बात करता है पावर टू टेक बेल बॉन्ड, बेल बॉन्ड, पावर टू टेक बेल बॉन्ड इफ पर्सन प्रेजेंट इन द कोर्ट, इन द कोर्ट। ठीक। ये सिंपल एक बात कहता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कोई अक्यूज्ड है जो कोर्ट में अभी मौजूद है, और मान लीजिए कोर्ट का डिसीजन नेक्स्ट डेट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है, लेकिन कोर्ट को ये रीजन है कि ये ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट डेट में ये अक्यूज्ड अपीयर ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में उसको एक बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए बोला जा सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम कोर्ट में अपीयर होंगे, इसका आप एक बॉन्ड जो है वो कोर्ट में सबमिट कर दीजिए। एक बार एक व्यक्ति आ गया लेकिन उसको जब समझ में आता है कि उसके अगेंस्ट जजमेंट आ जाएगा या कुछ चीजें हो जाएंगी, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि वो नेक्स्ट टाइम हो सकता है नहीं अपीयर हो। तो लॉ ये कहता है कि अगर कोई भी अक्यूज है या कोई भी पर्सन है जो प्रेजेंट है और उसको उसकी आपको अटेंडेंस सिक्योर करनी है नेक्स्ट टाइम इन द कोर्ट, तो आप उससे एक बेल बॉन्ड ले सकते हैं। बहुत छोटी सी बात है। ठीक है। और एक और सेक्शन आपको इसमें जो याद रखना है वो 92 याद रखना है। 92 एक सिंपल डिक्लेरेशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसने की बॉन्ड को फर्निश किया है पूरे चैप्टर में कहीं पे भी, मान लीजिए बेलेबल ऑफेंस था, बेलेबल वारंट था, या समन्स के बाद जब अपीयर हुए उसके बाद उनको कोई वारंट बॉन्ड फर्निश करेगा, तो वो इस पूरे चैप्टर में किसी ने भी कोई भी सिक्योरिटी फॉर द लाइक वाइल डूइंग इशू ऑफ प्रोसेस, एग्जैक्टली। तो जैसे कि कोई भी व्यक्ति जिसने भी कोई बेल बॉन्ड साइन किया या कोई भी सिक्योरिटी दी है और वो अगर कोर्ट की तय तारीख पर अपीयर नहीं होता है तो उसका बॉन्ड कैंसिल करके उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये बात सेक्शन 92 में कहता है। तो 92 सिंपली सिंपली इस बात का डिक्लेरेशन है कि आपने कई जगहों पे बात करी कि सिक्योरिटी फॉर बीइंग प्रेजेंट इन द कोर्ट, हमने किसी भी अक्यूज से या विटनेस से बॉन्ड लिए, ठीक है, और अब उसने बॉन्ड को वॉयलेट कर दिया है क्योंकि कोर्ट की जो डेट थी उसमें वो अपीयर नहीं हुआ। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट किया जा सकता है, उसको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। दैट इज सेक्शन 92 विच इज अ जनरल डिक्लेरेशन। ठीक है। तो ये दो सेक्शंस को आप हल्के से पढ़ सकते हो। बट नाउ वी कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द डे जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, दैट इज द प्रोसेस टू कंपेल, process to compel the प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स। अब पर्सन नहीं, थिंग्स को प्रोड्यूस करने का
क्या प्रोसेस कोर्ट अपनाता है, ये हमको समझना है। चैप्टर नंबर 8 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर, नहीं 7 होगा, चैप्टर नंबर 7 होगा, ठीक है। प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग, मतलब कोर्ट को अगर अपने इंक्वायरी ट्रायल या प्रोसेस के लिए कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत है तो उसको किस प्रकार से कंपेल किया जाएगा, दैट दिस इज, we can say that it is punishable under section नहीं नहीं, नहीं section 91, we can say that is punishable section for, नहीं नहीं ऐसा जरूरी नहीं, it can be for any, मतलब अगर बेलेबल ऑफेंस में 91 तो कवर्ड है ही है 92 में, लेकिन उसके अलावा भी जैसे अपन ने देखा था पावर टू गिव सिक्योरिटीज, जो हमने बेलेबल वारंट के बारे में बात किया था कि भाई अगर आपके अगेंस्ट वारंट इशू है और आपने बेल बॉन्ड फर्निश कर दिया तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो है रिलीज कर दिया जाएगा। तो वहां पे भी अगर आप बॉन्ड की कंडीशन सिर्फ एक होती है कि कोर्ट में जब आपको बुलाया जाएगा तो आप अपीयर होंगे, अगर आपने कोर्ट की तारीख पे आप अपीयर नहीं हुए हैं तो आपको री अरेस्ट किया जा सकता है, आपका बॉन्ड कैंसिल हो गया, आपको अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया जा सकता है। दैट इज सिंपल सेड इन 92, ठीक है। अब प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, अब हम देख रहे हैं कि चीजों को प्रोड्यूस करने का तरीका क्या है, ठीक है। इसमें चार चीजें आती हैं। पहला आता है समन टू प्रोड्यूस, ठीक है। सबसे पहला आता है समन टू प्रोड्यूस। सिंपल भाषा में कहें, दो सेक्शंस हैं इसके अंदर, 94 95, जो सिंपल इस बात में कहता है कि भाई कोर्ट को अपने इंक्वायरी के लिए कहीं पे भी कोई जरूरत है या पुलिस ऑफिसर को अपने इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर जरूरत है तो वो आपको समन्स भेज सकते हैं कि आप इस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करें। सिंपल बात, अभी हम 94 95 को डिटेल में डील करेंगे, बट समझने के लिए बर्ड्स आई व्यू के लिए पहली चीज हो गई समन टू प्रोड्यूस। अब सिंपल बात है कि भाई आपने समन्स भिजवाए टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट, लेकिन वो व्यक्ति उस समन को कंप्लाई नहीं कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना चाहता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, आप करोगे सर्च वारंट। क्या करोगे, सर्च वारंट, क्योंकि आपको पता है कि उस व्यक्ति के पास या उसके घर पे या कहीं पे भी या ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं या बाकी चीजें भी हो सकती है, तो ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे, सर्च वारंट इशू करोगे। सर्च वारंट जो है वो 96 से 101 तक है, ठीक। और उसके बाद कुछ जनरल प्रोविजंस है, जनरल प्रोविजंस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरल प्रोविजंस है 102 से 104। और उसके बाद कुछ मिसलेनियस प्रोविजंस है जिसमें भी एक ही दो सेक्शंस जो है वो आपको इंपॉर्टेंट जो पढ़ने हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो 105 है उसको हम डिस्कस करेंगे जो बीएनएसएस में नया ऐड हुआ है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि प्रोसेस टू कंपेल प्रोडक्शन ऑफ थिंग की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर चार चीजें आती हैं। ये तो समन टू प्रोड्यूस आपको बोला जाएगा कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करिए, या आपको सर्च वारंट इशू किया जाएगा जिस जगह पे जिस चीज पे कोई भी चीज मिलेगी, या जनरल प्रोविजंस और मिसलेनियस। दीज आर द फोर ब्रॉड पार्ट्स जिसमें इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले शुरू करते हैं समन टू प्रोड्यूस। समन टू प्रोड्यूस 94 95, ठीक है। आइए देखिए, समन टू प्रोड्यूस, समन टू प्रोड्यूस के अंदर दो पार्ट में इन्होंने उसको बांटा हुआ है सिर्फ, 94 और 95, 94 और 95। 94 बात करता है अ डॉक्यूमेंट और थिंग की, किसकी बात करता है, डॉक्यूमेंट और थिंग की। जबकि 95 जो है वो पोस्टल अथॉरिटीज के पास जो लेटर्स होते हैं उनकी बात करता है, ठीक है। पोस्टल अथॉरिटीज के पास अगर कोई लेटर्स हैं तो उनकी बात करता है। और डॉक्यूमेंट और थिंग में 94, एक बार चार्ट बन जाएगा तो आपको समझ में आसानी से आएगा, बट फिलहाल के लिए समझिए 94 किसी भी डॉक्यूमेंट और थिंग के लिए बात करता है। ये क्या कहता है कि आपकी कौन सी अथॉरिटी, मतलब किसके पास पावर है इस तरीके के समन्स भेजने की, तो इसमें कहता है एनी कोर्ट और पुलिस ऑफिसर, और पुलिस ऑफिसर, यानी कि कोई भी कोर्ट या पुलिस ऑफिसर किसी भी डॉक्यूमेंट या थिंग को बुलाने के लिए समन भेज सकता है। तो बेसिकली जब कोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा तो उसको समन्स बोलेंगे, जब पुलिस ऑफिसर के द्वारा बोला जाएगा तो उसको ऑर्डर्स बोलेंगे, ठीक है। तो किसी के भी द्वारा भेजा जा सकता है, इनके द्वारा, ठीक है। टू अटेंड एंड प्रोड्यूस एट द टाइम एंड प्लेस मेंशन्ड, मतलब सिंपल बात है कि कोर्ट या पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को समन्स या ऑर्डर भेज सकता है टू अटेंड, अटेंड एंड प्रोड्यूस,
एनी डॉक्यूमेंट और थिंग एट द टाइम मेंशन, टाइम एंड प्लेस पे आप इसको प्रूव करिए। एक छोटी सी बात इसमें और लिखी हुई है, वो ये है कि जब किसी कोर्ट में कोई डॉक्यूमेंट मंगाया जाता है, या पुलिस ऑफिसर के द्वारा भी कोई डॉक्यूमेंट या थिंग मंगाया जाता है, और अगर वो व्यक्ति अपने एडवोकेट के थ्रू या पुलिस ऑफिसर के पास भी किसी अन्य व्यक्ति के थ्रू उस डॉक्यूमेंट को भिजवा देता है, तो भी हम मानेंगे कि उसने कंप्लाइंस कर लिया है। इसका यह मतलब है कि अगर आपके पास समन्स पहुंचा कोर्ट से कि भाई आपकी जो अग्रीमेंट था, कोई भी मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, उसके बाद उसमें पैसा बकाया था, तो आपके ऊपर एलिगेशन है कि आपने उसके साथ मारपीट करी या उसको मारने की धमकी दी, ठीक है। तो ऐसी परिस्थिति में इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ऑफिसर के लिए जरूरी है कि वो उस अग्रीमेंट को एक बार देखे। भले वो एक सिविल अग्रीमेंट है, बट दैट वाज द कॉज ऑफ द ऑफेंस। इसी तरीके से कोर्ट भी इन्वेस्टिगेशन, सॉरी, इंक्वायरी या ट्रायल में उस अग्रीमेंट को मंगा सकती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, ऐसी परिस्थिति में आपको वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। तो लॉ ये कहता है कि अगर आपने अपने एडवोकेट से या किसी अन्य व्यक्ति से उस स्पेसिफिक टाइम या डेट पे वो डॉक्यूमेंट भिजवा दिया है, तो इसको सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको, जब तक उसमें ये लिखा नहीं है समन्स में कि आपको भी अपीयर होना है और डॉक्यूमेंट को भी अपीयर करवाना है, तो आपको अपीयर होना पड़ेगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट माना गया है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि आप पर्सनली ही उस डॉक्यूमेंट को लेके जाएंगे, इट कैन बी डन बाय एनीवन। तो इतनी सिंपल बात आपको 94 में जाननी है, और आपको कुछ नहीं जानना है। बस इतना इंपॉर्टेंट है कि पुलिस और कोर्ट दोनों के पास पावर है कि वो आपसे डॉक्यूमेंट और थिंग को मंगा सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लेटर्स की बात करते हैं जो कि पोस्टल अथॉरिटीज के पास है, पोस्टल अथॉरिटीज के पास है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में ये थोड़ा सा टेक्निकल है, टेक्निकल तो नहीं है, बट एक बार समझिएगा। सेक्शन 95 कहता है कि अगर कोई भी लेटर है जो पोस्टल अथॉरिटीज के पास है, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ जो डीएम साहब है, सीजेएम है, कोर्ट ऑफ सेशन है और हाई कोर्ट है, ये चार कोर्ट्स इंपावर्ड हैं किसी भी पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर करने के लिए कि आपकी पोजेशन में अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाए। इसका मतलब डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट, इनके पास पावर है कि ये क्या कर सकते हैं, किसी भी पोस्टल अथॉरिटी को ऑर्डर कर सकते हैं कि आपके पास जो डॉक्यूमेंट है उसको कोर्ट में, या आप पुलिस में डीएम साहब हैं, अगर वो अपने पास मंगा सकते हैं, ये कोर्ट में मंगा सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, यही चार लोग कर सकते हैं। लेकिन इसका क्लॉज 2 जो है वो ये कहता है कि मान लीजिए अगर कोई कमिश्नर ऑफ पुलिस है, कमिश्नर ऑफ पुलिस है, या फिर कोई सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, अब इसको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है, तो हमने सीधा देखा कि पोस्टल अथॉरिटीज को डॉक्यूमेंट के प्रोड्यूस करने का ऑर्डर डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट चार ही लोग दे सकते हैं। तो मान लीजिए किसी कमिश्नर ऑफ पुलिस या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो वो तो मंगा नहीं सकते, लेकिन लॉ कहता है कि ये एक ऑर्डर कर सकते हैं टू सर्च एंड डिटेन, सर्च एंड डिटेन, इस बात को समझिएगा, टिल दे गेट ऑर्डर्स फ्रॉम डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट। मतलब समझे, मतलब पुलिस की जो कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं या सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, उनके पास ये पावर है कि वो पोस्टल अथॉरिटी से ये कह सकते हैं कि हमें इस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो आप इस डॉक्यूमेंट को ढूंढिए और अपने पास रखिए, तब तक हम डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं। तो कहने का मतलब द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और द कमिश्नर ऑफ पुलिस हैज द पावर टू डिटेन द लेटर्स विद इन द पावर ऑफ द विद इन द पावर ऑफ द पोस्टल अथॉरिटीज। वो मंगा नहीं सकते हैं, मंगाने का पावर डीएम, सीजेएम, कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट के पास है, लेकिन वो ये ऑर्डर जरूर दे सकते हैं कि साहब आप इसको ढूंढिए और अपने पास रखिए, जब हम ऑर्डर लेके आएंगे तब आप उसको डिलीवर कर दीजिएगा। समझ में आई बात, समझ में आई बात। तो सिंपल सिंपल बात हमने करी, ये दो ही सेक्शंस हैं जो आपको समन्स में समझने हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट वी सेड कि समन टू प्रोड्यूस, तो एक तो रेगुलर सेक्शन है जहां पे आप किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगा सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट या थिंग को,
पावर कोर्ट के पास और पुलिस ऑफिसर के पास भी है। कोर्ट अगर भेजेगा तो समन्स कहलाएगा, पुलिस ऑफिसर भेजेगा तो ऑर्डर्स कहलाएगा, ठीक है। और आपको एट अ टाइम प्लेस जो मेंशन होगा उसमें उस डॉक्यूमेंट को या थिंग को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। और अगर उसमें आपकी पर्सनल एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है तो आप किसी से भिजवा सकते हो। जब हम लेटर्स की बात करते हैं पोस्टल अथॉरिटीज में, तो डीएम, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन, हाई कोर्ट के पास ही पावर है कि वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि आप इस आपके पोस्टल अथॉरिटीज के पास जो आपके डाक खाना है या बाकी है, इनके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रोड्यूस करें। लेकिन कमिश्नर ऑफ पुलिस और सुपरिटेंडेंट के पास ये पावर है कि वो उनको ऑर्डर कर सकते हैं कि साहब आप इस डॉक्यूमेंट को ढूंढिए और अपने पास रखिए जब तक कि हम ऑर्डर्स लेके आ रहे हैं डीएम, सीजीएम, कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट से। क्लियर? क्लियर? यस और नो? थम्स अप? यस सर। ठीक है। यस सर। मैं आपको बताता हूँ, मेरी क्लासेस में जब मैं पढ़ाता था तो मतलब पढ़ाता तो अभी भी हूँ, लेकिन जब मैं थोड़े टाइम पहले जो रेगुलर सेशंस चलते थे फाउंडेशन बैच के और बाकी सबके, तो एक कोचिंग में तो ये हल्ला हो गया था कि देवेशी सर अगर कुछ पढ़ाएंगे तो उसको भूलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मतलब इफ आई टीच यू समथिंग तो तुम्हें एफर्ट्स लगेंगे उस चीज को भूलने के लिए, मतलब चाह कर भी भूल नहीं पाओगे। अगर नॉर्मल तरीके से रिवाइज कर लिया या पढ़ लिया और आपसे कोई पूछेगा तो आप चाहो या ना चाहो आपको चीज याद रहेगी, ठीक है। तो दैट्स व्हाट द एक्सपर्टीज आई होल्ड। आई होप आप लोग को भी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा, ठीक है। चलिए, खैर ये हो गया आपका। और हम पूरा बीएनएसएस जो है इसी तरीके से चैप्टर्स वाइज कर लेंगे। और जब आप इसको याद करने बैठोगे, जब आप इसको रिवाइज करने बैठोगे, तो आप देखोगे कि आपको पूरा बीएनएसएस अपनी उंगलियों पे होगा। कोई भी सवाल गलत ही नहीं हो सकता, प्री में चाहे मेंस में, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग एवरीथिंग इन डिटेल। हम कोई भी चीज छोड़ नहीं रहे हैं, मतलब 80% ऑफ द चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सर्च वारंट। ये बात समझ में आ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। बस आज ही की क्लास जो है वो थोड़ी सी ड्राई है। कल से मेंटेनेंस आ जाएगा, इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगा। मेंटेनेंस, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन, कंप्लेंट, बेल, सब कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं, मतलब जिनको पढ़ने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। यहीं तक के ड्राई टॉपिक्स हैं बस आज तक के लिए। उसके बाद कल से तो क्लास अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं सर्च वारंट। सर्च वारंट, सर्च वारंट, ठीक। अब ये जो सर्च वारंट है, इसके लिए आपको समझना ऐसे है कि 96 और 97 तो चलिए एक अलग अलग बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद 98 और 99 ये दोनों एक ही चीज पे बात करते हैं और इनको गुच्छे में पढ़ा जाता है। और उसके बाद 100 और 101 जो है वो अलग बात करते हैं। तो बस आपको ये याद रखना है कि ये 98 और 99 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये साथ में पढ़े जाते हैं, ठीक है। शुरू करते हैं 96 से और अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सर्च वारंट में पहले जो दो सेक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है सेक्शन 96 और सेक्शन 97। सेक्शन 97, ठीक है। सेक्शन 96 और सेक्शन 97, ठीक है। 96 कहता है सर्च वारंट के बारे में। 96 जो है वो आपके सर्च वारंट के बारे में बोलता है, ठीक है। सिंपल बात है, ये सर्च वारंट के बारे में बोलता है कि भाई अगर कोई भी इंसान कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, कोर्ट को पता है कि उसके पास डॉक्यूमेंट है, तो वो सर्च वारंट इशू कर सकता है, ठीक है। सर्च वारंट के लिए आपको तीन चीजों की जरूरत होती है। या तो पहला चीज क्या, कि आपने सेक्शन 94 में समन्स भेजा हो एंड दैट पर्सन हैज नॉट प्रोड्यूस्ड अंडर सेक्शन 94। तो 94 में आपने उसको समन्स दिए थे और 94 में जो आपने उसको समन्स दिए थे उसने समन्स का कंप्लायंस नहीं किया, तो 96 में आप सर्च वारंट इशू कर सकते हो। दूसरा, known to the court, known to the court that document or thing is in in his possession। मतलब कोर्ट को एविडेंस के आधार पर यह बात पक्के से पता है कि ये डॉक्यूमेंट या थिंग जो भी हम प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो उसी व्यक्ति के पास है।
या तीसरा कि किसी भी इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी या ट्रायल के ऑब्जेक्ट को फुलफिल करेगा। मतलब ये जरूरी है कि हमें सच्चाई का पता तभी चल पाएगा जब हम उसके घर पे सर्च करेंगे। तो ऑब्जेक्ट विल बी सर्व्ड, ऑब्जेक्ट विल बी सर्व। तो ऐसी परिस्थिति में एनी कोर्ट कैन इशू अ सर्च वारंट। लेकिन लेकिन अगर पोस्टल अथॉरिटीज के लिए है सर्च वारंट, पोस्टल अथॉरिटीज के लिए अगर सर्च वारंट है, तो पिछले सेक्शंस के हिसाब से ही सिर्फ डीएम और सीजीएम साहब के पास पावर है कि पोस्टल अथॉरिटीज के अगेंस्ट सर्च वारंट कर सकते हैं। हाँ सॉरी, अरे यार, नॉट नोन, ये गलत कर दिया। नॉट नोन, नॉट नोन टू बी इन एनी पर्सन, मतलब किसके पास है ये नहीं पता। ठीक है, नॉट नोन कि किसके पास है, वो गलती से कहो गया। नोन नॉट नोन, नॉट नोन मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता ही नहीं है किसके पास है, तो आपको सर्च वारंट इशू करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन तीन परिस्थितियों में आप सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। और अगर पोस्टल अथॉरिटीज के पास सर्च वारंट जाना है तो आपको डीएम या सीजीएम की परमिशन चाहिए। ठीक, ये हो गया 96। चलो, ये तो 96 में कर ही सकते हैं। अब 97 की बात करते हैं। जब आप 97 की बात करते हैं तो 97 बात करता है ऐसी जगहों की सर्च, प्लेसेस सस्पेक्टेड, सस्पेक्टेड टू हैव स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी, स्टोलन प्रॉपर्टी और डिपॉजिट, सेल और प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स। ध्यान से सुनना इस बात को। ये कहता है कि अगर कोई एक ऐसी जगह है विच इज सस्पेक्टेड कि वहां पे या तो स्टोलन प्रॉपर्टी है या कोई भी ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है। अब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल क्या होता है, तो वो 97 के क्लॉज 2 में दिया हुआ है कि जैसे काउंटरफीट कॉइन, कॉइनेज एक्ट के अंदर कुछ भी, करेंसी नोट, फोर्ज डॉक्यूमेंट, फॉल्स सील्स, फॉल्स सील्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट जो किसी भी चीज को बनाने के लिए यूज हो। तो कहते हैं, मतलब जो ब्रॉड हेडिंग आप पहले समझो, नहीं तो आप इस सेक्शन में कंफ्यूज हो गए। मैं कह रहा हूं कि 97 में आप जो अथॉरिटीज अभी हम लिखेंगे जिनके पास पावर है कि वो सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, अगर उनको इस बात की इंफॉर्मेशन है कि किसी प्लेस पे या तो स्टोलन प्रॉपर्टी है या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स है। ठीक है, अब ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या आता है, तो वो आप देख सकते हो। बेसिकली क्या आता है, कॉइन्स आते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, मतलब अगर फोर्ज तरीके से कॉइन्स बन रहे हैं, करेंसी नोट्स बन रहे हैं, या कोर्ट की सील या किसी भी डिपार्टमेंट की सील बन रही है, या कोई भी और फोर्ज डॉक्यूमेंट, या क्या नाम है, ऑब्सीन ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इस जगहों पे आप सर्च करवा सकते हो। तो बस इतना याद रखना है, स्टोलन प्रॉपर्टी एंड सेल, प्रोडक्शन एंड डिपॉजिट ऑफ ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल। यहां पे अथॉरिटी कौन है, डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। किसके किसके पास पावर है, डीएम, एसडीएम एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। इन तीनों के पास पावर है कि ये आपके जो है इस तरीके का सर्च वारंट फॉर द प्लेस इशू कर सकते हैं। बोलो, समझ में आया? ठीक, समझ में आया? बस इतना इसमें याद रखना है। तो अब हमने क्या पढ़ा? हाँ सॉरी, बताइए। एनीबडी सेइंग एनीथिंग? ठीक है, क्लियर है, सिंपल। तो अपन ने समझा सर्च वारंट प्रोडक्शन ऑफ थिंग के लिए हो सकते हैं, जगह के लिए हो सकते हैं। जगह के लिए होंगे तो स्टोलन प्रॉपर्टी या ऑब्जेक्शनेबल आर्टिकल है, और पावर किसके पास है, एसडीएम, डीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दो सेक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है, 98 और 99। ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, ये दोनों एक साथ पढ़े जाते हैं, 98 और 99। सेक्शन 98 जो है उसकी जो अपील है वो सेक्शन 99 में जाती है। तो सेक्शन 98 क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों, कि अगर कोई भी न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर या कोई भी बुक,
या कोई भी डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऐसा है जो 152, 196, 294, 295, ये सारे सेक्शंस याद करने की जरूरत नहीं है। 299 बीएनएस के अंदर पनिशेबल है। बेसिकली ये कहता है कि अगर आपने स्टेट के अगेंस्ट कंटेम्प्ट की बात की है, या आपने कोई ऑब्सीन मैगजीन बनाई है, ऑब्सीन आर्टिकल्स हैं, या कोई भी ऐसी बुक है जो इस तरह के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करती है, इन सब चीजों के कंटेक्स्ट में जो फोरफीचर होता है वो इस सेक्शन में होता है। बेसिकली देश में शांति बनाए रखने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती हैं। तो जैसे अगर कोई ऑब्सीन बुक्स बना रहा है, ऑब्सीन सीडीज बना रहा है, न्यूज़पेपर में डाल रहा है, या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट बना रहा है जो कि ऑब्सीन है, रिलीजियस फीलिंग्स को हर्ट करता है, या देश में स्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट बात करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उसको फोर्टिफाई कर सकती है, फोरफीट कर सकती हैं। इसका मतलब उसको जब्त कर सकती हैं। और कोई भी पुलिस ऑफिसर के पास पावर होती है कि इस तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज कर सके। ये 98 की बात है। और इसकी जो अपील होती है वो 99 में हाई कोर्ट के पास फाइल होती है। तो एक ऐसा प्रोविजन है बीएनएसएस के अंदर जहां पे कोर्ट्स के अलावा जो आपकी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसके पास पावर है कि वो किसी भी तरीके से फोरफिट कर सकती है इस तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट को। तो सेक्शन 90 कहता है कि एनी न्यूज़पेपर, बुक और अदर डॉक्यूमेंट जो ऐसा कोई ऑफेंस बन रहा है या अटेम्प्ट है इन प्रोविजंस ऑफ बीएनएस के अंदर, तो ऐसे बुक, न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट को फोरफीट किया जा सकता है, डिक्लेयर किया जा सकता है, सॉरी, डिक्लेयर किया जा सकता है दैट एवरी कॉपी एवरी कॉपी टू बी फोरफिटेड फोरफिटेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। और अगर ऐसा प्रोक्लेमेशन आता है फॉर फीचर का गवर्नमेंट की तरफ से, बेसिकली गैजेट नोटिफिकेशन आता है कि भाई ये बुक जो है, या ये जो न्यूज़पेपर है, या ये जो डॉक्यूमेंट है, इनको जब्त किया जा रहा है, और इनकी हर एक कॉपी को जहां पे भी मिलती है उसको पुलिस के पास अधिकार है कि वो उसको कॉन्फिस्केट कर सकते हैं। तो ये जो गैजेट नोटिफिकेशन होता है ये गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है कि इस बुक को, इस न्यूज़पेपर को या इस डॉक्यूमेंट को हम रोक रहे हैं। तो अगर गवर्नमेंट के द्वारा यह डिक्लेरेशन किया गया है कि हमने इस डॉक्यूमेंट को या इस बुक को फोरफीट कर दिया है और इसकी सारी कॉपियों को अब जब्त कर लिया जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में एवरी पुलिस ऑफिसर एवरी पुलिस ऑफिसर हैज द राइट टू सीज। उनके पास राइट होता है कि वो उस डॉक्यूमेंट को सीज कर सकते हैं। और मैजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि नॉट बिलो द रैंक ऑफ एनी मैजिस्ट्रेट हैज द पावर कि नॉट बिलो एसआई, ठीक है, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, इनको सर्च वारंट इशू कर सकते हैं। सर्च वारंट इशू कर सकते हैं कि आप चेक करो जाके कि जो कॉपी, बुक या न्यूज़पेपर गवर्नमेंट के द्वारा फोर्टिफाई कर, डिक्लेयर्ड टू बी फोर्टिफाइड है, क्या वो वहां पे मौजूद है, और अगर है तो उसको आप लेके आइए। और लास्ट में ये कहता है कि इस सेक्शन में कोई भी अपील नहीं होगी एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेक्शन 99। मतलब सेक्शन 99 में अगर मान लीजिए अब भाई किसी का न्यूज़पेपर है, वो व्यक्ति अपील करना चाहता है, तो आप उसको ऑडियो अल्टरम पार्टम तो दोगे। ठीक है, गवर्नमेंट को लगता था कि ये इन सेक्शंस का वॉयलेशन है या उसके अटेम्प्ट है, तो गवर्नमेंट ने उसको डिक्लेयर कर दिया दैट एवरी कॉपी ऑफ दिस बुक, न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट शैल बी फोर्टिफाइड, शैल बी फोर्टिफाइड। ये बात कह दी गवर्नमेंट ने, वेरी गुड। लेकिन अब अगर दूसरा व्यक्ति है उसको भी आपको राइट देना है, लेकिन लॉ कहता है कि इसकी अपील 99 के अलावा किसी भी सेक्शन में या किसी भी लॉ के अंदर नहीं होगी। व्हाट इट इज सेइंग, ये समझ में आ गया आपको कि ये होता है। अब इसकी जो अपील है, इसकी इसी सेक्शन की जो अपील है वो 99 में दी हुई है, 99 में दी हुई है। यहां पे बस दो चीजें आपको याद रखनी है कि अपील हमेशा हाई कोर्ट में फाइल होगी, और आपका जो लिमिटेशन पीरियड है, लिमिटेशन टू फाइल एन अपील, दैट इज 2 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। मतलब जिस दिन स्टेट गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि इस डॉक्यूमेंट को फोर्टिफाई करना है, इसकी सारी कॉपीज को फोरफिट करना है, तो ऐसी परिस्थिति में 2 महीने के अंदर आप हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। और अपील के लिए ये कहा गया है कि कोई भी हाई कोर्ट जिसमें मोर देन 3 जजेस हैं, किसी भी हाई कोर्ट जिसमें मोर देन 3 जजेस हैं, वहां पे
3 जज बेंच ही बैठेगी इस मैटर को सुनने के लिए। और अगर किसी भी हाई कोर्ट में 3 से कम जजेस हैं तो जितने भी जजेस हैं उनकी एक कंबाइंड बेंच बैठेगी जो कि इस मैटर को डिसाइड करेगी कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया गया जो फोर्टिफिकेशन है वो सही है या नहीं। और अगर हाई कोर्ट चाहे तो इस फोर्टिफिकेशन को रिजेक्ट भी कर सकती है। और अगर हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया तो आपकी कॉपीज किसी भी तरीके से सीज नहीं की जाएंगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया तो जो स्टेट गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन है वो इन फोर्स रहेगा। ठीक है। इससे जनरली एक सवाल पूछा जाता है प्रीलिम्स में, ये मतलब एक अच्छा टॉपिक है प्रीलिम्स के लिए। तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आई होप इसको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ इसमें खास है नहीं। 98 99 रेड टुगेदर। ठीक है। फोरफीट, फोरफीट, फोरफीचर करेक्ट। तो मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं, ये दो सेक्शन से एक साथ पढ़े जाते हैं, 98 एंड 99। 98 टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू फोरफिट एनी बुक, न्यूज़पेपर और डॉक्यूमेंट विच इज फाउंड इन वायलेशन ऑफ दीज सेक्शंस अंडर बीएनएस या अटेम्प्ट टू कमिट दीज ऑफेंसेस। और इसको जैसे ही ये स्टेट गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन आ जाता है कि साहब आपका जो बुक, न्यूज़पेपर या डॉक्यूमेंट है दैट इज डिक्लेयर्ड टू बी फोरफिटेड बाय द गवर्नमेंट, तो हर एक पुलिस ऑफिसर के पास पावर आ जाती है ऑटोमेटिकली कि वो इस तरह के किसी भी डॉक्यूमेंट को सीज कर सकते हैं। और कोई भी मैजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास पावर आ जाती है कि वो किसी भी जगह का सर्च वारंट इशू कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस फोरफिटेड पब्लिकेशन। सर आज ये चैप्टर है, बेटा समझ में नहीं आ रहा आप लोग कैसे लिखते हो, थोड़ा सा डिटेल में लिखो। इस चैप्टर के बाद वाला मैंने चैप्टर भी लिखा है कि डिस्कस आज करेंगे। यही चैप्टर पढ़ेंगे। नहीं, इसके बाद वाला भी पढ़ेंगे, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर, वो भी पढ़ेंगे। ठीक है। और तुम लोग को क्या दिक्कत आता है भाई, अच्छे से पढ़ो ना, सब चीज पढ़ा रहे हैं, क्या दिक्कत है? जल्दी जल्दी पढ़ना है, जल्दी भी चल रहा है। यस सर, और भी पढ़ेंगे, और एक चैप्टर भी। हाँ, कौन सी क्लास में भाई बताओ कि 5 क्लास में 100 सेक्शंस हो जाते हैं? 20 30 सेक्शंस एक दिन में हम कर रहे हैं, इससे तेज और क्या होगा बताओ? दो दो पांच पांच सेक्शन थोड़ी बढ़ा रहे हैं। ठीक है। चलो, खैर, वो तुम लोगों को लगेगा, अभी 1 महीने तक लगेगा। ठीक है। 1 महीने बाद तुम लोगों को भरोसा होगा, और 1 महीने तक लगातार ये लगता रहेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। बट मैं भी उस आपकी उस एंजाइटी को 1 महीने से पहले खत्म नहीं कर सकता। क्योंकि जब आप 1 महीने मेरे साथ पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या मिला है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, और जो बातें मैंने शुरुआत में बोली थी वो सही है। लेकिन उसके लिए टाइम इज द ओनली रेमेडी। ठीक है। चलो, क्या 98 99 हो गया? आगे आ जाओ। आगे आ जाओ। 98 99 के बाद आ जाइए। एक सेक्शन है, हाँ, अब 100 और 101 भी एक साथ पढ़े जाते हैं। 100 और 101, अब 100 और 101 बेसिकली बात करते हैं कि जब किसी, ये जो सेक्शन नंबर 100 है इसको तो हेबियस कॉर्पस रिट के जैसा माना जाता है। हेबियस कॉर्पस रिट के जैसा माना जाता है। इट इज इन द नेचर ऑफ हेबियस कॉर्पस रिट। बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो डिटेन किया गया है या कन्फाइन किया गया है, जिसका कन्फाइनमेंट इलीगल लगता है, तो उसके रिस्टोरेशन के जो ऑर्डर्स होते हैं वो इस सेक्शन में डीएम एसडीएम या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के द्वारा दिए जाते हैं। मतलब, सर हाई कोर्ट वाला रिपीट कर दीजिए। बेटा हाई कोर्ट में कुछ नहीं है, सिंपल बात है, सेक्शन 99 कहता है कि अगर 95 में आपके किसी भी डॉक्यूमेंट का को स्टेट गवर्नर ने फोरफिट कर दिया है, तो ऐसी परिस्थिति में हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसी हाई कोर्ट है जिसमें 3 से ज्यादा जजेस हैं, तो वहां पे 3 जजेस की बेंच बनेगी जो इस मैटर को डिसाइड करेगी। और अगर 3 से कम जजेस हैं तो जितने भी जजेस हैं वो मिलके इस मैटर को डिसाइड करेंगे। मतलब अगर कोई हाई कोर्ट है जिसमें 3 ही जजेस हैं तो वो तीनों करेंगे। अगर कोई हाई कोर्ट है जिसमें 2 जजेस हैं तो वो 2 जजेस की बेंच होगी। अगर कोई हाई कोर्ट है जिसमें एक ही जज है तो फिर वो एक ही जज की बेंच होगी। लेकिन जिसमें भी 3 से ज्यादा है, 3 या 3 से ज्यादा है, उन सारी हाई कोर्ट्स में 3 जजेस की बेंच बैठेगी जो इस मैटर को डिसाइड करेगी। और अगर हाई कोर्ट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट के डिक्लेरेशन को रिजेक्ट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है, सिंपल। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 100।
तो सेक्शन नंबर 100 जो है वो बात करता है, एक तरह से ये हेबियस कॉर्पस रिट जैसा है। सेक्शन नंबर 100 ये कहता है कि अगर आपके डीएम, एसडीएम या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को इस बात की जानकारी मिलती है कि किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से कन्फाइन किया गया है और जो उसका कन्फाइनमेंट है वो एक ऑफेंस जैसा है, तो उसको रिस्टोर करने का ऑर्डर दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़का किसी लड़की के साथ 18 साल से कम की लड़की को बहला फुसला के या पता नहीं मर्जी या जो भी कह लो उसे लेके कहीं शादी के लिए कह के अपने घर में रख लेता है, ठीक है। और जो क्या नाम है लड़की के परिवार वाले होते हैं वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या डीएम या एसडीएम साहब के पास जाते हैं कि साहब ये इसको कन्फाइन करके रखा हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में वो ऑर्डर कर सकते हैं कि उसको पुलिस जाके रिस्टोर करके लाएगी, मतलब उस लड़की को लेके आएगी। लड़का भी हो सकता है, लड़की भी होता है। देखो सेक्शन नंबर 100 और 101 में यही फर्क है कि 100 जो है वो किसी भी इंसान के लिए लग सकता है जिसका कन्फाइनमेंट इलीगल है, लेकिन जब हम 101 पढ़ेंगे तो वो बात करता है एबडक्टेड फीमेल्स की। अगर किसी भी तरीके से किसी ने जो फीमेल्स हैं उनको एबडक्ट कर लिया है, किडनैप कर लिया है किसी भी इलीगल पर्पस के लिए या कोई भी पर्पस जो क्या नाम है लीगल नहीं है, किसी भी तरीके से कन्फाइन किया हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो उसके रिस्टोरेशन का ऑर्डर दे सकते हैं। तो 100 और 101 सिर्फ यही बात कहते हैं। तो 100 जो है वो ये कहता है कि डीएम, एसडीएम, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, ये इनके पास पावर है कि अगर कोई भी पर्सन, एनी पर्सन कन्फाइंड, जो इसका कन्फाइन किया गया और वो इलीगल है, तो उसको ढूंढने के लिए सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, सर्च वारंट इशू कर सकते हैं, ठीक है। किडनैपिंग के केस में या बाकी केसेस में हम देखते हैं, ठीक है, इफ द डॉक्यूमेंट इज रॉन्गफुली फॉर देन द पार्टी कैन फाइल द अपील इन द हाई कोर्ट वेदर द फोर फीचर इज राइट और रॉन्ग। करेक्ट एचपी, यही बात मैंने भी कही थी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई। यहां पे डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को जो है जो गलत तरीके से कन्फाइन किया गया उसके खिलाफ सर्च वारंट दे सकते हैं, ठीक है। 101 बात करता है रिस्टोरेशन ऑफ एबडक्टेड फीमेल के। अगर कोई भी एबडक्टेड कोई भी फीमेल है जिसको एबडक्ट कर लिया गया है और कोई भी कंप्लेंट होती है ओथ पे, कंप्लेंट होती है ओथ पे, तो ऐसी परिस्थिति में जो डीएम साहब है, एसडीएम है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है वो उनके रिस्टोरेशन के ऑर्डर दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये वाले जो दोनों प्रोविजंस हैं आपके, वो सिंपल भाषा में इतना कहते हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति को गलत तरीके से कन्फाइन किया गया है तो उसकी जो आर्टिकल 21 है उसको रिस्टोर करना हमारी प्रायोरिटी है। डेफिनेटली आप केस फाइल करोगे, सब चीज करोगे, पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, ट्रायल होगा, इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा। कन्फाइनमेंट गलत था तो सजा भी होगी, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति की लिबर्टी को रिस्टोर करें। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज दैट वी रिस्टोर द लिबर्टी ऑफ दैट पर्सन हु हैज बीन कन्फाइंड। तो उस इमीडिएट मेजर के लिए हमने डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को पावर दी है 100 में किसी भी पर्सन के लिए और 101 में स्पेशली कोई भी एबडक्टेड फीमेल है और कोई कंप्लेंट है सामने तरफ से ऑन ओथ कि भाई इन महिला को एबडक्ट किया गया है, तो ऐसी परिस्थिति में यू कैन तुरंत ऑर्डर द रिस्टोरेशन ऑफ दैट फीमेल। ठीक बात, ठीक बात, समझ में आया यहां तक? यहां तक समझ में आया? यस सर, समझ आया। लेकिन सर एक क्वेश्चन था कि इसमें जो 100। ओके, सो इसके बाद कुछ दो तीन सेक्शंस और हैं इस चैप्टर में जो आपको पढ़ने हैं फोर फीचर के बाद। तो फोर फीचर हो गया 99 में। इसके बाद नेक्स्ट जो जनरल प्रोविजंस हैं और क्या नाम है आपके बाकी हैं, 100 101 हो गया। उसके बाद जनरल में सारे आपको नहीं पढ़ने हैं, जो जो आपको पढ़ने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपको पढ़ना है 103। कौन सा पढ़ना है? 103। 103 एक तरह से बेसिक ड्यूटीज बताता है दैट अ पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस टू अलाउ सर्च। बेसिकली 103 ये कहता है कि अगर किसी भी जगह के लिए सर्च वारंट है
तो जिसका भी वो घर है या जहां पे भी वो व्यक्ति, जो पर्सन इंचार्ज ऑफ दैट प्लेस है, उसको उस सर्च वारंट को ओबे करना है और पुलिस को अलाउ करना है कि वो उस जगह पे सर्च कर सके। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि जो सर्च एंड सीजर है, अब सर्च एंड सीजर के लिए जो है काफी सारी चीजें बीएनएसएस में ऐड कर दी गई हैं। जैसे इसके जस्ट बाद जो सेक्शन हमें पढ़ना है वो 105 है। 105 जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो ये कहता है कि अब जो पुलिस सर्च एंड सीजर करेगी उसकी रिकॉर्डिंग भी करेगी। देखो मैं आपको बताता हूं, जब भी कहीं पे प्लेस पे सर्च करने जाती है पुलिस, तो उसको कुछ ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करना होता है। जैसे, क्योंकि बहुत बार ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि भाई आदमी कहता है मेरी कोई गलती नहीं थी, पुलिस ऑफिसर ने खुद कुछ प्लांट कर दिया। तो हमेशा पुलिस किसी भी घर में सर्च करने जाएगी, किसी भी प्लेस में सर्च करने जाएगी, तो वहां पे उस लोकेलिटी के जो सम्मानित लोग हैं उनको एज अ विटनेस बनाएगी और उनके सामने सर्च कंडक्ट किया जाएगा। और इनफैक्ट जो सर्च में चीजें मिली हैं उनको उन विटनेस के द्वारा साइन भी करवाया जाएगा। तो ये चीज पहले भी थी, ये बीएनएसएस में भी थी और सीआरपीसी में भी थी। लेकिन अब बात यह आती है कि ये तो एक चीज है ही है, लेकिन एक एडिशनल चेक के लिए अब बीएनएसएस में सेक्शन 105 ऐड कर दिया गया है, जिसके अंदर यह भी कहा गया है कि अगर पुलिस किसी भी जगह की सर्च एंड सीजर कर रही है तो दैट हैज टू बी डन विद सम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड प्रेफरेबली बाय मोबाइल फोन। आपको उसकी रिकॉर्डिंग करनी है कि आप, आइडियल सिचुएशन में तो ये बोल रहे हैं कि जैसे ही आप उस प्लेस में एंटर करते हैं आपका मोबाइल रिकॉर्डिंग ऑन होना चाहिए, ताकि सारी चीजों में आगे जाके ट्रायल में दिक्कत ना हो। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमेशा से आ रहा था ट्रायल में, वो यही आ रहा था कि आप बोलोगे, पुलिस वाला बोल रहा है कि इसके यहाँ इतना ड्रग्स मिला या ये मिला, ऑफेंसिव वेपन मिला जिससे अपराध किया गया था, और यहां पे वो बंदा डिस्प्यूट कर रहा है कि ये तो पुलिस ने ही प्लांट किया है, हमने, हमारे पास मिला ही नहीं है, ये तो पुलिस बाहर से लेके आई थी, मेरे घर में जब्ती दिखा दी। तो ये बहुत टाइम से चल रहा था, तो इसको हटाने के लिए सेक्शन 105 लाया गया, जो कहता है कि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है ऑफ एनी सर्च एंड सीजर। बट 103 क्या बात करता है, उसके कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं, फिर 105 के लिख लेते हैं। बस यही दो सेक्शंस अब हैं इस चैप्टर में जो आपके लिए रेलेवेंट है। उसके आगे इस सेक्शन में सारे सेक्शंस को पढ़ना जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए, 103 क्या कहता है बेटा? 103 कहता है कि person in charge of closed places to allow search, to allow search। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहते हैं कि पहली चीज, अलाउ फ्री इनग्रेस, मतलब अंदर जाने के लिए अलाउ करेंगे, बाहर निकलने के लिए अलाउ करेंगे। नहीं हुआ तो फिर ये तोड़ के भी जा सकते हैं पुलिस वाले, ठीक है। सस्पेक्ट अगर कोई मिलता है तो सस्पेक्ट कैन बी सर्च्ड, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगर आप किसी जगह पे सर्च करने गए और सर्च करने में कोई सस्पेक्ट मिला और आपको लगता है उसके पास कोई हथियार या कोई चीज हो सकती है, तो आप उस इंसान की भी सर्च कर सकते हैं। बट इफ इट इज अ वुमेन, तो आपको मेक श्योर करना है यू हैव अ वुमेन कांस्टेबल एंड हर सर्च शुड बी डन विद मेंटेनिंग द डिसेंसी ऑफ दैट विमेन, ठीक है। तो डिग्निटी और डिसेंसी को मेंटेन करते हुए आप उस महिला की सर्च कर सकते हैं, ठीक है। जो विटनेसेस हैं उनकी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी, जो विटनेसेस ऑफ सर्च है उनसे आपको क्रॉस साइन भी करवाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया, ठीक है। लिस्ट ऑफ थिंग्स सीज्ड, लिस्ट ऑफ थिंग्स सीज्ड, इसकी लिस्ट बनानी पड़ेगी, काउंटर साइंड बाय बाय द विटनेस, काउंटर साइंड बाय द विटनेस, बाय द विटनेस। ये कुछ मुख्य चीजें हैं जो आपको 103 में वाइल कंडक्टिंग द सर्च एट अ क्लोज स्पेस याद रखनी होगी। इसके बाद आ जाता है आपका सेक्शन नंबर 105। सेक्शन नंबर 105 सिर्फ इतनी बात कहता है कि जो कभी भी आप अगर किसी भी जगह पे सर्च एंड सीजर करने गए, तो आपको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस प्रेफरेबली मोबाइल फोन से उसकी पूरी रिकॉर्डिंग करनी होगी। एंड एज सून एज यू डू द रिकॉर्डिंग, यू हैव टू फॉरवर्ड दैट रिकॉर्डिंग टू द डीएम, एसडीएम और द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। तो इतना सा बात है कि आपको ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस से करना है, ठीक है, प्रेफरेबली मोबाइल फोन, मोबाइल फोन। एंड एज सून एज यू डू दैट यू हैव टू फॉरवर्ड इट टू द डीएम, एसडीएम और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इन तीनों को आपको फॉरवर्ड करना है, ठीक है।
इसके बाद बस और कुछ नहीं है आपको। और उसके अलावा एक 108 भी अगर आप पढ़ना चाहें तो हल्का सा पढ़ सकते हैं। ये बोलता है कि मैजिस्ट्रेट की पावर, कि जिस भी जगह पे वो कॉम्पिटेंट है सर्च वारंट इशू करने के लिए, उस जगह पर वो खुद अपने सामने जो है सर्च कंडक्ट करवा सकता है। तो ये 108 और इस चैप्टर में पढ़ना है। बाकी सारे सेक्शंस आप इस चैप्टर के 4-5 जो बचे हैं वो छोड़ सकते हैं, दे आर नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। गुड बिहेवियर, अक्सर इससे एक सवाल छोटा सा पूछा जाता है। बात यह है कि जो भी व्यक्ति एक अपराधी है, जो भी व्यक्ति एक कन्विक्ट है, ठीक है, नहीं 107 छोड़ दीजिए, और या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है, या मान लीजिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो एक सस्पेक्टेड पर्सन है, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो ब्रीच ऑफ पीस को हैम्पर कर रहा है, मतलब पीस को ब्रीच कर रहा है, या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अगेंस्ट काम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उससे एक बॉन्ड लिया जाता है। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो इस चीज से डील करता है कि कोर्ट की नजर में ऐसे लोग जो कन्विक्ट हुए हैं, या जो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, या सस्पेक्टेड पर्सन है, या जो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को हार्म कर सकते हैं, ऐसे लोगों से एक बॉन्ड लिया जाए। अब वो जो बॉन्ड है उसके कोई टाइम पीरियड रहेगा, और अगर उस टाइम पीरियड में वो कोई भी ऐसा एक्ट करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर को वॉयलेट करता है, तो उनके बॉन्ड को फॉरफिट कर लिया जाएगा। ये सिस्टम दिया जाता है। तो बेसिकली ऐसे लोगों को बॉन्ड इसलिए फर्निश करना है कि वो शांति बनाए रखेंगे और दोबारा अपराध नहीं करेंगे। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर। जब हम इस चैप्टर में बढ़ते हैं तो इसमें बेसिक शुरुआत में आपके 5 सेक्शंस हैं जो आपको याद करने हैं, जिससे आपके एमसीक्यू के भी सवाल बनते हैं, और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 सेक्शंस हैं: 125, 126, 127, 128 और 129। ये 5 सेक्शंस हैं जो आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह छोड़ दी बच्चों। इसका जो टेबल है ये आप एक साथ बना लोगे, आपको 1 मिनट में याद हो जाएगा, और हमेशा काम आएगा, क्योंकि इससे एक सवाल कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो ये 5 सेक्शंस हैं जो आपको पढ़ने हैं: 125, 26, 27, 28 और 29। ठीक, अब इसमें क्या क्या है ये देखिए। सबसे पहले 125 कहता है पीस ऑन कन्विक्शन। क्या कहता है? पीस ऑन कन्विक्शन। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ है तो उसके बाद उससे एक बॉन्ड साइन किया जाएगा कि कन्विक्शन होने के बाद जब वो निकलेगा बाहर, मतलब उसका उसकी सजा पूरी हो गई है या कन्विक्शन हो गया, उसके बाद वो कोई और दूसरा अपराध नहीं करेगा। ये 125 कहता है। ठीक है, इसमें जो कोर्ट है, जो इंपावर्ड है, वो कौन कौन सी है? इसमें आपकी कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, अपीलेंट कोर्ट है, अपीलेंट कोर्ट है, और रिविजनल कोर्ट है। रिविजनल कोर्ट है। 4 कोर्ट्स हैं जिनके पास पावर है कि वो बॉन्ड मांग सकते हैं। और कितने टाइम का बॉन्ड मांग सकते हैं? मैक्सिमम 3 साल का बॉन्ड मांग सकते हैं। ठीक है, 126 के अंदर, 126 के अंदर। ठीक है, 126 के अंदर जो है ये थोड़ा सा चार्ट छोटा बड़ा करना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं। 125 के अंदर पीस ऑन कन्विक्शन, मतलब अगर किसी भी व्यक्ति का कन्विक्शन हुआ है तो लॉ कहता है आपसे एक बॉन्ड मांगा जाता है कि जब आप क्या नाम है, कन्विक्शन के बाद जो है ना वो पीस रखोगे, भले आप सजा पूरी हो या पहले हो। आइदर वेज, मतलब जैसे ही कन्विक्ट हुए, मान लीजिए अभी कन्विक्ट हुए हैं, पैरोल पे बाहर हैं, या अदरवाइज बाहर हैं, तो भी किया जा सकता है, या फिर आप की जब सजा पूरी होती है तब भी हो सकता है। ठीक है, दोनों तरह पे हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिए लोअर कोर्ट ने आपको कन्विक्ट किया, तो लोअर कोर्ट आपको 3 साल का बॉन्ड साइन करवा सकती है फॉर पीसिंग, कीपिंग द पीस। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपने लोअर कोर्ट में आपको कन्विक्ट किया गया, ठीक है, या लोअर कोर्ट में अक्विट कर दिया गया, और अपीलेंट कोर्ट ने आपको कन्विक्ट करा, तो अपीलेंट कोर्ट भी मांग सकती है। इसी तरीके से मान लीजिए आपको अक्विट कर दिया गया और आप रिवीजन में गए, और रिविजनल कोर्ट ने आपको कन्विक्ट कर दिया, तो ऐसी परिस्थिति में भी आप ये बॉन्ड मांग सकते हैं। सवाल यह आता है
कि मान लीजिए आपने लोअर कोर्ट में, आप जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के हैं, आपका कन्विक्शन हो गया, उसके बाद आपने कन्विक्शन हो गया और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने आपसे 3 साल का बॉन्ड भी भरवा लिया। अब आप गए अपील में कोर्ट ऑफ सेशन के पास, और अपील में आपका जो कन्विक्शन था वो रिजेक्ट कर दिया गया, मतलब कन्विक्शन को एनल कर दिया गया और आपको अक्विट कर दिया गया। तो लॉ कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसको कन्विक्ट किया गया है और जिसने एक बॉन्ड साइन किया है, अगर अपील में उसका कन्विक्शन कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि उसको अक्विट कर दिया जाता है, तो ये जो बॉन्ड है ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये कब देना है, दैट इज ओनली फॉर कीपिंग पीस ऑन कन्विक्शन। तो अगर किसी भी व्यक्ति का कन्विक्शन चैलेंज होता है और कन्विक्शन को अक्विटल में बदल दिया जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में लॉ कहता है कि बॉन्ड ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो पहली चीज आपको जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि पीस ऑन कन्विक्शन पे किया जा सकता है, लेकिन अगर अपील में उसका कन्विक्शन कैंसिल हो जाता है तो बॉन्ड अपने आप कैंसिल हो जाएगा। 126 बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस, या ऐसा व्यक्ति जो ब्रीच ऑफ पीस कमिट कर सकता है, ऐसा व्यक्ति जो ब्रीच ऑफ पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को हैम्पर कर सकता है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 1 साल का बॉन्ड साइन करवा सकता है कि वो ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा जिससे पीस ब्रीच होगी या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी जो है वो हैम्पर होगी। ठीक है, 126 में 127 क्या कहता है? 127 कहता है ऐसे लोग जो किसी भी तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन फैलाते हैं, disseminating disseminating offensive offensive इंफॉर्मेशन इनके खिलाफ भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट 1 साल का बॉन्ड साइन करवा सकता है। बेसिकली क्या है इसका मतलब, क्या है मैं आपको समझाता हूं, एक बार चार्ट कंप्लीट हो जाए, या अच्छा पहले ही समझाता हूं। मान लीजिए कहीं पे ऐसा हुआ कि कोई एक व्यक्ति एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, जिसके अंदर वो कुछ भी मिस इन्फॉर्मेशन रिलीजियस हो सकती है या कोई और सूचना हो सकती है, या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता हुआ या ऑफेंस करता हुआ पकड़ा गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब उसने पुलिस ने उसको पकड़ा, तो एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उससे बॉन्ड साइन करवा सकता है कि तुम 1 साल तक ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे, उसके लिए सिक्योरिटी दो और बॉन्ड साइन करो कि अगर तुमने ऐसी हरकत करी तो तुम्हारा सारा पैसा जो जो तुमने बॉन्ड में दिया है या जो सिक्योरिटी दिया उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये एक तरह से लॉ एंड ऑर्डर बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो 127 हो गया। 128 कहता है सस्पेक्टेड पर्सन। सस्पेक्टेड पर्सन, ऐसे लोग जिनके ऊपर सस्पेक्टेड पर्सन, ऐसे लोग सस्पेक्टेड पर्सन, सस्पेक्टेड पर्सन का मतलब जिनके ऊपर संदेह रहता है कि ये कुछ अपराध जरूर करेंगे, तो उनसे भी जो है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो उनसे 1 साल का बॉन्ड, मैक्सिमम 1 साल का बॉन्ड साइन करवा सकते हैं कि भाई तुम कोई भी अपराध नहीं करोगे, कोई भी हरकत नहीं करोगे, और अगर तुमने करी तो तुम्हारा बॉन्ड और सिक्योरिटी को जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, और 129 बात करता है हैबिचुअल ऑफेंडर्स की। किसकी बात करता है? हैबिचुअल ऑफेंडर्स की। कुछ लोग होते हैं जो बार बार अपराध करते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनको एक बार सजा हुई, बाहर निकले फिर अपराध किया, फिर निकले फिर अपराध किया, फिर जेल गए, फिर बाहर निकले। तो इसके केस में भी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो 3 साल तक का बॉन्ड जो है वो उनसे मांग सकते हैं। तो ये जो 5 सेक्शंस हैं ये आपको देखने हैं, इससे आपका एक सवाल आ जाता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस से। ठीक है, ऐसे चार्ट बना के आप याद कर लोगे तो आप कभी भूलोगे नहीं, 2 मिनट का काम है, बस इतना ही इसमें याद रखना है, इतना ही आपसे पूछा जाएगा। बट चार्ट से क्या हो जाता है कि देयर इज नो स्कोप ऑफ कंफ्यूजन एंड यू लर्न द थिंग्स इन अ वेरी बेटर वे। इन पांचों सेक्शंस का ऑब्जेक्ट है कि जिसके बारे में भी हमें पता है कि उसने ऑफेंस किया, या जिसके बारे में भी प्रोबेबिलिटी है कि वो ऑफेंस कर सकता है, ऐसे लोगों को हम पहले से ही बॉन्ड देके या कुछ ऐसा सिक्योरिटी लेके इनको हम रोक सकें ताकि ये अपराध कमिट ना करें। सो दैट इज द एंटायर ऑब्जेक्टिव। इसीलिए कह रहा है ना, इसका नाम क्या है चैप्टर का? सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। मतलब आप पीस बनाए रखोगे, आप गुड बिहेवियर रखोगे, आप कोई ऑफेंस नहीं करोगे, इस चीज की आपको सिक्योरिटी पे करनी पड़ेगी अगर आप इन पांचों में से कहीं पे भी आ रहे हो। जब मैंने 125 लिखा है तो यहां पे मैंने अपीलेंट और रिविजनल कोड भी लिखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है,
हाँ, चैप्टर 7 स्किप हो गया, ये बात बहुत अच्छी किसी ने कही कि सर चैप्टर 7 स्किप हो गया। चैप्टर 7 से आज तक किसी भी जुडिशियल सर्विसेज में कोई भी सवाल नहीं आया, या किसी भी एपीओ एग्जाम में कोई भी सवाल नहीं आया है। ये रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स बताता है उन कंट्रीज के साथ जिन्होंने कोई ट्रीटी साइन की है और उनकी म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस है क्रिमिनल्स को ट्रांसफर करने के लिए या बाकी चीजों के लिए, चैप्टर 8। ठीक है। हाँ, तो वो उससे आज तक आप मतलब उसमें भी देखिएगा, जाके पास्ट ईयर पेपर्स में भी देखिएगा, आज तक कहीं भी किसी भी पेपर में चैप्टर 8 से रेसिप्रोकल अरेंजमेंट से सवाल नहीं पूछा गया है। इसलिए मैंने वो चैप्टर स्किप किया, बिकॉज दैट इज नॉट एट ऑल नेसेसरी। ठीक है, फिर भी आपको पढ़ना हो तो फिर वो आपके लिए सेल्फ स्टडी है। ठीक है, ये समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस। ठीक है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो बस आज के लिए फिर इतना रखेंगे। ठीक है, बाकी कल की क्लास में करेंगे, कल संडे है, बट कल क्लास होगी 3 बजे का टाइम अपन ने डिसाइड किया है। ठीक है, तो 3 बजे ही क्लास करेंगे कल की जो क्लास रहेगी। ठीक है, और 3 से 5 कल क्लास कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, दैट्स ऑल, इट वाज रियली नाइस हैविंग ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड जय हिंद। Thank you, sir.